Hi guys, good evening. So आज मैं I will today is not showing any coding. Okay, so in another topic to tutorial topic. So today we are discussing. So React developer must be the skill required in 2023. Okay, तो इस very important है आप React developer हो या आप अभी starting कर रहे हो React के अंदर तो आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए रिएक्ट ये हर एक स्किल यू हैव आपके पास आ गए तो यू बेटर रिएक्ट डेवलपर आप कह सकते हैं तो एक वेरी बिग एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन यू कैन इजीली क्रिएट कर सकते हो मैनेज कर सकते हो परफॉर्मेंस क्रिएट मतलब जो एप्लीकेशन है वो इजीली मैनेजिंग कर सकते हो कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन एनी इंश्योरेंस एनी बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन रहेगी तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्किल देखेंगे उसका यूज क्या है वो देखेंगे और वो किस लिए यूज होता है वो भी देखेंगे आई होप मुझे 6-7 ईयर एक्सपीरियंस है रिएक्ट के अंदर सो जो मैंने लर्न किया सेल्फ लर्न किया तो मैंने ये सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना मान लीजिए कि कोई भी इसके अंदर स्किल आपको नहीं पता है तो उसके मैंने लिंक भी डाली है वो आप गो थ्रू करना चेक करना कैसे यूज़ होता है क्या यूज़ होता है और आपके करंट प्रोजेक्ट के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो सो लेट्स स्टार्ट तो जो टोटल अराउंड मैंने 15-16 स्किल क्रिएट किए यहाँ पर नोट डाउन किए हैं और ये सारे मैं डॉक्यूमेंटेशन लिंक्डइन के ऊपर डालूंगा तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्टली स्किल है वो टाइप स्क्रिप्ट है ओके अब टाइप स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो क्या हो रहा है कि जितने प्रीवियस हमारे रिएक्ट जेएस के जितने प्रोजेक्ट थे वो सारे कन्वर्ट हो रहे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो टाइप स्क्रिप्ट मैंने इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि मान लीजिए कि आप टाइप स्क्रिप्ट के लर्न कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कुछ अचीवमेंट कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो आप इजीली उसके टाइप्स डिफाइन कर सकते हो तो उसके कंपाइल टाइम ही आपको इशू पता चल जाएगी कि हाँ ये ऑब्जेक्ट आ रहा है बैकएंड के अंदर इसका हमने ये मॉडल क्रिएट किया है मान लीजिए कि यूजर का मॉडल है यूजर मॉडल के अंदर क्या क्या है तो हमें डायरेक्टली कोड साइड के ही मतलब कंपाइल साइड ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है और ये मैनेज करना बहुत इजी रहता है ये अंडरस्टैंड भी इजी रहेगा और इसके अंदर मल्टीपल टाइप स्क्रिप्ट के मल्टीपल वर्जन आ गए हैं उस वर्जन जैसे कि आपके मल्टीपल ES6 के मल्टीपल फीचर्स है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चराइजेशन वायरमेंट सब कुछ आप देख लेना तो टाइप स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो फर्स्टली टाइप स्क्रिप्ट आप जरूर चेक करना ये बेसिक यूआरएल है उसकी ऑफिशियल तो यहाँ पर जाके आप लर्न कर सकते हो ओके तो सेकंड है रिएक्ट हुक्स ओके रिएक्ट हुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो देखो बिफोर जो हम क्रिएट कर रहे थे रिएक्ट क्लास के अंदर हम सारे कंपोनेंट राइट कर रहे थे और उसके अंदर भी बहुत सारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट थे वो सारे क्लास बेस के कंपोनेंट क्रिएट हो रहे थे बट अभी जो जितने क्लास बेस के वो सारे कन्वर्ट हो रहे हुक्स के अंदर तो हुक्स ये डिज़ाइन के जो डिज़ाइन के जो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रहेगा डिज़ाइन का तो ये हुक्स वी कैन इजीली इनबिल्ट सब उन्होंने कुछ फंक्शन यूज मेथड यूज कॉल बैक यूज हुक्स ये सारे इनबिल्ट राइट किए हैं तो वो और आप कस्टम हुक्स भी क्रिएट करके आपकी जो डेवलपमेंट है वो इजीली आप डेवलपमेंट कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप और आप नए हो रिएक्ट के अंदर तो ऑब्वियसली यू कैन गो टू हुक्स बेस्ड कंपोनेंट ओके सो आप देख लेना ये ऑफिशियल साइट लिंक है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो सो थर्ड है आपका टेलविन CSS देखो बिफोर आपकी मान लीजिए कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपको CSS आता है बेसिक तो अब ये सब कुछ आपके CSS की प्रॉपर्टीज है कैसे यूज़ करना क्या यूज़ करना और आपको बूटस्ट्रैप भी आ रहा है ओके मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तो मान लीजिए बूटस्ट्रैप इज़ वेरी गुड फॉर स्टाइलिंग बट टेलविन CSS ये अभी क्या है एक स्टाइलिंग है एक न्यू इसको न्यू कह सकते हैं और स्टाइलिंग बेटर वे से हम डिज़ाइन कर सकते हैं
कस्टम CSS लिख सकते हैं मल्टीपल, और इनबिल्ट जैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस है यहाँ पर भी क्लासेस लिखे हैं, बट यहाँ पर मोर देन हम हमारे बेस के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और इजीली वी कैन मैनेजिंग द टेलविन CSS। तो आप टेलविन कॉन्फ़िग के अंदर ग्लोबली भी लिख सकते हो आपकी कस्टम क्लासेस, और इनलाइन भी लिख सकते हो। तो आपका डिज़ाइन जो है वो आपकी साइट को टेलविन से भी क्विकली आप डिज़ाइन कर सकते हो। एनी रिस्पॉन्सिव हो गया, आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ है आपके पास, तो टेलविन से आप इजीली यू कैन मैनेज। तो ये मेरा थर्ड था। अभी हम जाते हैं फोर्थ नंबर के ऊपर। फोर्थ नंबर के ऊपर है नेक्स्ट चेस। नेक्स्ट चेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट चेस अब ये कब आता है इंट्रोड्यूस, तो आपने मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन करना है आपकी साइट, या मैंने क्या होता है कि देखो आपने रिएक्ट के अंदर अपनी पूरी साइट डेवलपमेंट की, बट उसका फाइनली एस्टिमेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए आपको सीओ का जो रेटिंग होता है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिलता, क्योंकि सीओ को आई थिंक एस्टिमेट बेटर अंडरस्टैंड होता है। तो ये रिएक्ट जो आपका नॉर्मल रिएक्ट है वो एस्टिमेट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, बट नेक्स्ट चीज ये हेल्पफुल होता है सीओ के लिए। और नेक्स्ट चीज के अंदर इनबिल्ट सम फीचर है, इनबिल्ट सिस्टम है, कुछ राउटिंग हो गई, कुछ यूटिल्स ऑलरेडी फंक्शन लिखे हैं Next.js के अंदर, तो आप वो कंज्यूम करके यू कैन इजीली डेवलप कर सकते हैं। और अभी जो जितने प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो Next.js ही फॉलो कर रहे हैं मोस्टली। तो आप जरूर ओनली रिएक्ट नहीं आनी चाहिए, और उसके साथ आपको Next.js भी आनी चाहिए। जब आपकी साइट प्रोडक्शन के लेवल पर जा रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है Next.js। ओके। तो उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ नंबर का रिएक्ट रिडक्स। मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी एंटरप्राइज की एप्लीकेशन है, तो हर कंपोनेंट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके। तो और मान लीजिए कि एक कंपोनेंट से मान लीजिए कि 10th नंबर पर आपको कुछ स्टेट पास करनी है, तो इंटरनली नेविगेट थ्रू आप पास करेंगे, तो वेरी ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। तो ये क्या होता है कि रिडक्स इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट एक लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। देखो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी मार्केट में लाइब्रेरी आई है स्टाइलिंग, जैसे मोबेक्स हो गया, अल्टरनेटिव बहुत सारी लाइब्रेरी है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको फर्स्टली रिडक्स आपको आना चाहिए। यू कैन फर्स्टली रिडक्स एंड रिडक्स आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, कैसे उसके एक्शन टाइप्स, रिड्यूसर, कंबाइंड रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर कैसे पास करते हैं, डिस्पैच कैसे होती है आपकी एक्शन। एक बार ये समझ में आया ना, ये क्या है, इसको बेस कह सकते हैं आप। कोई भी बिल्डिंग हो तो उसका बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एक बेस है। एक बेस पर आ गया ना तो आप कोई भी किसी भी लाइब्रेरी के ऊपर जंप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या फंक्शनली बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये है रिडक्स, आपको प्रॉपर जाना चाहिए, बेसिक सब कुछ आना चाहिए। अब देखो रिडक्स कंसिडर करना कि आपको रिडक्स आ रहा है, तो रिडक्स के अंदर अगेन इसके डेव डेव टूल्स आते हैं, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे वो डेव टूल्स मतलब आपने कौन सी एक्शन फायर की, उसका रिडक्स कैसे अपडेट हुआ, तो वो डिबग लाइक डिबग कर रिडक्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब रिडक्स के अंदर रिडक्स फंक है, रिडक्स सागा है, वो जितने आप इंटरनल जाएंगे वो आपको बेस बहुत सारी मिल जाएगी, बट बेसिक तो रिडक्स तो आना चाहिए, कोर बेसिक। ओके। कोर रिडक्स आना चाहिए। तो उसके बाद देखो मैंने 6 नंबर का लिया है मोबेक्स। अब मोबेक्स आल्सो द अल्टरनेटिव रिडक्स। ओके। तो मैंने इसलिए 6 पॉइंट ये लिखा है कि अभी जो जितने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं मोस्टली रिडक्स ही यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट जो क्रैश से डेवलपर क्रिएट कर रहे प्रोजेक्ट को मोबाइल्स ही फॉलो कर रहे हैं, ना कि रिडक्स। तो सब केस की आपकी टीम के अंदर कितने बंदों को नॉलेज रिडक्स का है, मोबाइल्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट वो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज होती है। बट मोबाइल्स इज अ लाइक ऐसे स्टाइलिंग है आपकी न्यू लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस है, और इसके अंदर सम इनबिल्ट सम फीचर अवेलेबल है। तो आप भी ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ओके। तो मेरा 7th नंबर का पॉइंट है फॉर्मिंग। अब देखो फॉर्मिंग का यूज ये है कि मान लीजिए कि आप मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर कोड राइट कर रहे हो, मान लीजिए कि आपके पास 5-6 डेवलपर है, तो हर कोई उसकी उसकी उनकी उनकी टाइल का वो स्टाइल राइट करेगा, उनकी उनकी
लॉजिक के अकॉर्डिंग वो स्टाइल ये करेगा, बट वो फाइनली जो कोड का स्ट्रक्चर रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बट मान लीजिए कि सब ने एक फॉर्मिक यूज किया तो आपका एक कोड का स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाएगा लाइक दिस। देखो फॉर्मिक क्या है कि फॉर्मिक जो होता है इसके अंदर इनबिल्ट हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। फिर बाद में जैसे कि फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल फील्ड राइट कर रहे हो, उस फील्ड को वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हो, तो सिमिलर ये फॉर्मिक काम करता है। तो चेकआउट आप जरूर करना फॉर्मिक, ये यूजफुल है और आप इजीली स्ट्रक्चर वाइज कोड राइट कर सकते हो यूजिंग। ओके, तो सारे वैलिडेशन के लिए यूज है। एक बेटर वे से आप कोड राइट रूल्स राइट कर सकते हो, वैलिडेशन राइट कर सकते हो, मल्टीपल आप उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। और ऑन सबमिट एक ही फंक्शन के अंदर आपको सारे जो जो आपने फील्ड डाली हो सारी मिल जाएगी। सेकंड आता है कि इसका अल्टरनेटिव है, मतलब डे, जैसे कि आपका रेडक्स का अल्टरनेटिव हो गया मोबिक्स, जैसे अभी आपको फॉर्मिक का अल्टरनेटिव और है कि रिएक्ट कुक फॉर्म। ओके, तो ये भी अल्टरनेटिव है, सिमिलर है उसको फॉर्मिक को। यहाँ पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो, इनबिल्ट इनिशियल वैल्यू असाइन कर सकते हो और अनसबमिट के ऊपर सारे राइट कर सकते हो, वैलिडेशन रूल्स आप सारे राइट कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मिक भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए कि आप फॉर्मिक यूज़ कर रहे हो तो आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हो, या रिएक्ट को फॉर्मिक लिख के तो इस पेज से जा सकते हो। अब 9th नंबर का जो पॉइंट है मेरा वो है युक्त। युक्त मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपको डायनेमिक वैलिडेशन कुछ अप्लाई करनी है। मान लीजिए कि आपने अब युक्त मतलब एक आपने एक जेसन फाइल क्रिएट की है, जेसन फाइल के अंदर आपने राइट किया कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर को ये वैलिडेशन चाहिए, लास्ट नंबर को ये वैलिडेशन चाहिए, और कुछ आपके पास कुछ यूज़र की लिस्ट है, उसको कुछ उसकी बर्थ डेट को मान लीजिए लेस दैन ये है तो ये वैलिडेशन होना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए। तो युक्त के अंदर आप डायनेमिक वैलिडेशन कर सकते हो। तो ये भी बहुत मतलब यूज हो रहा है, यूजफुल है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। ओके, तो 10th नंबर का आता है आपकी रिएक्ट क्वेरी। ओके, रिएक्ट क्वेरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट है। देखो रिएक्ट क्वेरी के अंदर क्या होता है कि रिएक्ट क्वेरी के अंदर आपने कुछ कोड राइट किया और उसका आप इजीली कैशे के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि यूजर ने एक कोई तो डेटा क्लिक किया और नेक्स्ट पेज पर गया, प्रीवियस पेज पर आने के बाद अगेन रीलोड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कैशे के थ्रू वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो रिएक्ट के भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसकी npm लाइब्रेरी भी मिल जाएगी आपको और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर लिंक किए है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके आता है देखो रिएक्ट वर्चुअलाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअलाइजेशन कब आपको समझना है, तो देखो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा है वो डेटा बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, लाइक दिस। तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस है और ये है, तो वो सारा वेरी बिग डेटा, वेरी बिग मैनेज करने के लिए आप वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि एक पेज है, एक पेज के अंदर लाइक 5 6 या मोर दैन की पेज कॉल हो रही है, उसका डेटा आपको इश्यू कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड है, तो आप सारा डेटा तो अपने ब्राउज़र साइड स्टोर किया, तो आपकी इन केस आपका ब्राउज़र ही क्रैश हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए आप वर्चुअलाइज यूज़ करते हैं। तो वर्चुअलाइज की एक npm लाइब्रेरी है, देख लेना, सब कुछ मैंने npm की लाइब्रेरी यहाँ पर डाली है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपरली चेक कर लेना। ओके, उसके बाद आता है रिएक्ट स्प्रिंग। ओके, रिएक्ट स्प्रिंग जो होता है मोस्टली ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। तो मान लीजिए कि नॉर्मल रिएक्ट के अंदर एनिमेशन करना हो तो बहुत ट्रिकी है, एक्चुअली वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो रिएक्ट जो स्प्रिंग है वो इज वेरी लाइट वेट है, और ये आप इजीली एनी कॉम्प्लेक्स आपका एनिमेशन है कोई भी स्क्रीन के ऊपर, तो इसके थ्रू आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो इसके मैंने जितने आपको पॉइंट बताए थे, वर्चुअलाइजेशन हो गया, ये हो गया, क्वेरीज हो गई, तो उसके ऊपर एक एक वीडियो में बाद में इन डीप में जाके आई विल क्रिएट वन वन वीडियो एंड देन आई विल अपलोड कि एक्चुअली उसके अंदर चलता कैसे, जैसे कि ये एनिमेशन के लिए मतलब एनिमेशन आप कैसे राइट करते हैं, क्या करते हैं, तो इसका मैं सेपरेटली एक एक सबका टॉपिक का एक वीडियो क्रिएट करना।
तो आई थिंक मैंने मोबेक्स का बनाया है, टेलविन के अंदर मल्टीपल वीडियो क्रिएट किए, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। 13 नंबर का आता है इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्ट टेस्टिंग लैंग्वेज, अदरवाइज जेएसपी भी। मतलब देखो, आप कोई भी एक प्रोजेक्ट राइट कर रहे हो तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट केसेस राइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब टेस्ट केसेस क्यों राइट करना, मान लीजिए कि आपका एक कोड एक सिक्योर तरीके से भी हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। इन केस आपकी आगे जाके किसी डेवलपर ने कुछ छेड़छाड़ की, किसी का कंपोनेंट के अंदर कुछ कंपोनेंट चेंज किए, कुछ टैग, कुछ कलर, कुछ एपीआई चेंज की, तो उसकी टेस्ट केसेस ऑब्वियसली अगेन रीराइट अपडेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अपडेट नहीं की तो टेस्ट केसेस फेल हो जाएगी और कवरेज आपका डाउन हो जाएगा। आपका कवरेज डाउन हुआ तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन के ऊपर वो कोड जाएगा नहीं, क्योंकि वो सारी आपने वैलिडेशन लगाया कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट का ये कवरेज इतना है, अराउंड 80, आपने जो डाला है 90 अबो, देन यू कैन डिप्लॉय द ऑन प्रोडक्शन, अदरवाइज डोंट। तो ये आपका एक तरीके से सिक्योर कोड हो सकता है टेस्टिंग। अब देखो, टेस्टिंग के अंदर मल्टीपल है, आपका कंपोनेंट का बिहेवियर, यूआई रिलेटेड टेस्टिंग, तो मल्टीपल टेस्ट केसेस सिनेरियो आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितने आपके टेस्ट केसेस है वो सारे राइट करना। और जो ये रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर हम कुछ, मान लीजिए इसके अंदर कुछ फीचर नहीं मिल रहे तो हम जेएस यूज करते हैं। अल्टरनेटिव भी लाइब्रेरी है, वो भी आप चेक कर सकते हो, बट मोस्टली रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेएस की कॉम्बिनेशन कि आप यूनिट टेस्ट केसेस राइट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर का। अब आता है 14 नंबर का। 14 नंबर का आता है स्टोरी बुक। स्टोरी बुक ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब स्टोरी बुक क्यों हम राइट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपकी 10 या कितनी भी, मान लीजिए कि 20 कंपोनेंट की एक स्क्रीन है, तो हर कंपोनेंट के लिए अगेन अगेन आप बटन तो क्रिएट नहीं करेंगे। एक बटन आपने, मान लीजिए कि कोर बटन था, वो आपने कोर बटन क्रिएट किया, तो वही बटन आप सभी कंपोनेंट के अंदर रीयूज करेंगे। बट मान लीजिए कि आपने जितने कोर कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, तो उसका एक कैसे दिखते हैं कोर कंपोनेंट, क्या मतलब उसको कैसे यूज करेंगे। देखो, कोई भी लाइब्रेरी होती है तो उसकी स्टोरी बुक हमेशा होती है। तो कोई बूटस्ट्रैप की, टेबल बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हो गई, या अनदर कोई किसी की लाइब्रेरी होगी, तो उसको स्टोरी बुक मतलब वो हम कैसे यूज करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आप जितने अपने कोर कंपोनेंट क्रिएट किए हैं उसके आप स्टोरी बुक क्रिएट कर सकते हो। लाइक एज बटन के अंदर आपका मल्टीपल बटन है, लाइक एज लीनियर ग्रेडियंट बटन है, फिर बाद में आपका रेडियस सर्कल बटन है, कुछ आप अलग अलग बटन के अलग अलग वे हैं, तो आप स्टोरी बुक बटन के लिए क्रिएट कर सकते हो। या मल्टीपल आप जैसे जैसे आपके कोर कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे, सबके आप स्टोरी बुक क्रिएट करना, यानी कि आपके फाइनल जो कोर कंपोनेंट है वो कैसे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, ये स्टोरी बुक के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली मेरी रिकमेंडेशन है, जब आप ये क्रिएट करते हो कोर कंपोनेंट, तो आप एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना। सो एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि एटम, मॉलिक्यूलर्स, ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पलेट, तो ये अलग अलग कैटेगरी डिवाइड होते हैं। तो जो कोर कंपोनेंट है वो एटम के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दिस। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर रहेगा कि ये कितना कंपोनेंट जो कितना कॉम्प्लेक्स है, वो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये 14 हो गया। 15 नंबर का है पीडीएफ क्रिएशन एनी लाइब्रेरी। देखो, आप मान लीजिए कि अ, कोई रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट, तो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई एक केस ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको पीडीएफ क्रिएशन करनी पड़े। तो पीडीएफ क्रिएशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट पीडीएफ है, फिर बाद में ये ऐड करें रिएक्ट पीडीएफ रेंडर। तो ये एक एग्जिस्टिंग जो लाइब्रेरी है इसका ही क्लोन है, बट यहाँ पर मल्टीपल फीचर आपको प्रोवाइड हो सकते हैं रिएक्ट पीडीएफ रेंडर। तो ये आप जरूर चेक करना कि इसके थ्रू हम कैसे पीडीएफ क्रिएट करेंगे, डायनामिक पीडीएफ क्रिएट करेंगे। और इनके एक्चुअली जैसे कि आपके एचटीएमएल टैग नहीं यूज होते इसके अंदर, तो इनके कुछ ओन टैग क्रिएट किए स्टॉक। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप इमेज कैसे यूज कर सकते हो, टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हो, व्यू कैसे यूज कर सकते हो, पीडीएफ व्यूअर कैसे, डॉक्यूमेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैसे यूज कर सकते हो। तो ऐसे इनके खुद के डॉक्यूमेंट है, तो आप सॉरी कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट जरूर चेकआउट करें, ठीक।
डायरेक्टली HTML टैग इसके अंदर नहीं यूज होते, तो आप जरूर देखें। मतलब पीडीएफ का कोई भी लाइब्रेरी आपको यूज आनी चाहिए, एक वेरी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक पीडीएफ आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। ओके, तो ये हुआ 15। अब 16 नंबर का है, मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनाया, सब कुछ बनाया, बट वो उसका एक्चुअली एक डिप्लॉय करना है आपको प्रोजेक्ट, तो उसका एक्चुअली आपको एक डॉकर की इमेज क्रिएट करनी आनी चाहिए। डॉकर की इमेज मतलब उसके अंदर आपको YAML फाइल अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए, YAML फाइल कैसे राइट करते हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड आना चाहिए। डिप्लॉय के लिए आप नेटलिप फाइल, फायरबेस या आप कोई भी जो क्लाउड का यूज कर रहे हैं, AWS हो गया, अजूर हो गया, एनीवेयर, तो आपको डिप्लॉय का अंडरस्टैंड लॉजिक होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है, हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट की है या डॉकर फाइल क्रिएट की है, उसकी बिल्ड हम कैसे प्रोडक्शन के लेवल पर हम डिप्लॉय करेंगे। और गिट गिट तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए वर्जन कंट्रोल के लिए। मल्टीपल आपकी टीम की साइज है, मल्टीपल PR आते हैं, कोड रिव्यू आते हैं, तो आपको वो गिट का सब कुछ जितने कमांड्स है, गिट के कुछ टूल्स भी आते हैं, तो माय रिकमेंडेशन कि आप टूल मत यूज करना। जितने आपके गिट के कमांड्स है, जैसे मर्ज, चेकआउट, पुट, बेस, रिवर, तो ये सब कुछ आप अंडरस्टैंड करना। ओके, गिट का सब कुछ आपको आना चाहिए। 7th नंबर का आता है कोड क्वालिटी टेस्टिंग। मान लीजिए कि अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने कोड तो सारा लिखा है, सब कुछ लिखा है, बट उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब आपने एक फंक्शन कितनी बार रिपीट किया है, या उसका ES लिंकिंग प्रॉपरली लिखा है क्या नहीं, उसके कितने बग्स है उसके अंदर, तो कोड क्वालिटी भी आपको पता मतलब टेस्ट करनी आनी चाहिए। तो मैंने एक टूल दिया है, तो हम ये SonarQube अभी यूज़ करते हैं। SonarQube ऑल्सो गुड है। यहाँ पर आप जो आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट है उसकी हम लोकल टेस्ट करेंगे, उसकी फाइल बनाएंगे और SonarQube के अंदर डालेंगे कोड पर, और उसके अंदर की होती है सीक्रेट की, उसके अंदर डालने के बाद सोनार हमने जो प्रोजेक्ट लिखा है रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर कितने बग्स है SonarQube के अंदर, तो वो सारे आप 1 by 1 फिक्स करके फिर से आप उसके यूनिट टेस्ट केसेस लिख के फिर बाद में आप डिप्लॉय कर सकते हैं लाइक दिस। तो वो SonarQube मतलब ये कोड क्वालिटी के लिए मल्टीपल टूल आते हैं, बट इज मोस्टली और जो रीयूजेबल होता है SonarQube ही होता है, तो आप वो चेकआउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट नंबर का है 18 नंबर का, एरर बकेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मान लीजिए कि सर्वर साइड से जितनी कुछ भी एरर पास कर रहे बैकएंड पर्सन, तो आपको वो एरर बकेटिंग प्रॉपरली हैंडल करनी आनी चाहिए। एरर बकेटिंग, फिर बाद में लोकलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल कंट्री के अंदर यूज होती है, तो लोकलाइजेशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। और एरर बकेटिंग है, एरर बकेटिंग के अंदर भी आपको लोकलाइजेशन आनी चाहिए। और राउटिंग, राउटिंग तो आपको नेक्स्ट.js इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो राउटर के अंदर थ्रू हम कैसे डेटा पास कर सकते हैं, ये सब कुछ, तो ये राउटिंग का भी फंडा आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट 18 थे सारे पॉइंट, तो ये सारे मैंने पॉइंट आपको कवर कर दिए। तो ये इसके सारे मैंने नोट्स भी क्रिएट किए हैं, तो ये सारे नोट्स में मेरे लिंक्डइन के ऊपर डालूंगा ये सब कुछ नोट्स। तो आप एक बार सारे नोट्स 1 by 1 चेक कर सकते हो। उसके लिंक भी मैंने डाली है, आपको यूज़फुल है लर्निंग के लिए। तो मान लीजिए कि इसके अंदर कोई भी आपको कोई टॉपिक या कोई टूल्स आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना उसके रिलेटेड। स्पेसिफिकली उसके रिलेटेड आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो एंड देन आई विल अपलोड। तो आई होप कि आपको सारे अंडरस्टैंड होंगे। तो आपकी कोई भी जरूर क्वेरी रहेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करा। आई डेफिनेटली फ्री टाइम में आपको हेल्प यू। सो थैंक यू, एंड ऑल्सो द लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।